हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन काका की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। वास्तव में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन पर। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी यूरोपीय शक्तियों को कि उन्हें भारत तक समंदर के मार्ग से आने के लिए एक विशेष रास्ता चुनना पड़ा? आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनी भारत आई? हम सभी जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनी भारत आई तो उनका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह व्यापार कभी नहीं होता रहा यूरोप से। वास्तव में यूरोप के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। ये संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने से यूरोप के साथ भारत के संबंधों को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही चाइना से होते हुए हम बात करेंगे यहां पर एक रूट की जिसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे बड़े अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए। चाइना से होकर जाने वाले सिल्क रूट यानी कि ये वो हिस्सा, चाइना का ये वो हिस्सा था जहां पर सिल्क का उत्पादन होता था, यानी कि रेशम का उत्पादन होता था। चाइना के इस हिस्से से लगाकर पूरे एशिया को ट्रेवल करते हुए ये हिस्सा पहुंचता था कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल तक, तुर्की तक यह हिस्सा जाता था। और यह मार्ग अपने रास्ते में विभिन्न देशों से होकर गुजरता था और हर एक देश के साथ उसके अपने अलग तरीके के व्यापारिक संबंध थे, यानी कि हर एक देश में कुछ अलग तरीके की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। जैसे कि जब वो चाइना से व्यापारी चलते थे तो वो अपने साथ रेशम लेकर चलते थे। जब वो भारत पहुंचते थे यानी कि जब इस हिस्से में आते थे तो वो यहां से कॉटन यानी कि सूती कपड़े उठाते थे और साथ ही साथ वो यहां से ढेर सारी मात्रा में मसाले उठाते थे। और ये मसाले लेकर ये जब मिडिल ईस्ट में जाते थे तो ये वहां से हीरे जवाहरात, कास्ट की बनी अच्छी कारीगरी की वस्तुएं, जरीदोजी के कपड़े ये वहां से लेकर चलते थे। और ये आखिरकार ये सारा सामान पूरे एशिया मिडिल ईस्ट को तय करते हुए इस्तांबुल पहुंचता था। और इस्तांबुल के बाद यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं यह हिस्सा यूरोपियन कंट्रीज का था, यानी कि यूरोपीय देशों का साम्राज्य था। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जो हिस्सा है कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल, ये वो हिस्सा है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता था। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से अगर समझने की कोशिश करें तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं मैप दिखाऊं। राइट, मैप को आप देखेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस्तांबुल क्या था और इस्तांबुल की उपयोगिता उस जमाने में क्या हुआ करती थी। देखिए, यहां कहीं पर चाइना से हमारा व्यापारिक मार्ग शुरू होता है, यानी कि इसे ओल्ड सिल्क रूट या पुराना रेशम मार्ग कहते हैं। ये ओल्ड सिल्क रूट यहां से चालू होती है हमारे कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान और ये सारे हिस्से से होती हुई ये ओल्ड सिल्क रूट जाकर टिकती है यहां पर, यानी कि ये सिल्क रूट चल रही है और इधर से आते हुए ये तय करते हुए ये मार्ग को ये पहुंचती है यहां। और ये हिस्सा देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा है इस्तांबुल या पुरानी भाषा में बोले तो कुस्तुनतुनिया। यह हिस्सा कुस्तुनतुनिया या फिर इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हम इसे इस्तांबुल कहते थे, इससे पहले से कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे यानी कुस्तुनतुनिया बोलते थे। पूरा का पूरा व्यापार इसी मार्ग से होकर जाता था और यह यूरोप से एशिया को, मध्य एशिया को जोड़ने वाला इकलौता मार्ग था। यानी कि मंडी का सारा सामान इकट्ठा कहां होता था? कुस्तुनतुनिया पर। राइट, और यहीं से यूरोप को मिलते थे मसाले, यहीं से यूरोप को मिलता था सिल्क, यहीं से यूरोप हीरे जवाहरात का भी व्यापार करता था। एक तरीके से यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था यहां कुस्तुनतुनिया में केंद्रित थी, कॉन्स्टेंटिनोपल में केंद्रित थी। तो इस वजह से जितने भी ट्रेडर्स थे उनके लिए जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था।
सिल्क रोड के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब जरा जानते हैं कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। उस समय ऐसा क्या चल रहा था पूरी दुनिया में जिसकी वजह से वहां पर हुई घटनाओं के कारण पूरे भारत का इतिहास बदल गया। असल में उस समय पर यूरोपीय हिस्से में मूलतः ईसाइयों का शासन था, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग पूरे यूरोप में अपना अधिकार कर चुके थे। जबकि एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में इस्लाम को मानने वाले लोग थे। ये मानने वाले लोग थे, ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये इस्लाम को मानने वाले लोग थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रस्साकशी चल रही थी, यानी कि यूरोपीय लोग चाहते थे कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए, अपने धर्म का प्रचार करते हुए, पूरे एशिया को कवर करते हुए जेरूसलम तक अपना एक परचम लहरा लें। लेकिन उनके रास्ते में बीच में अरब कंट्रीज पड़ती थी जो कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, और वो ईसाई धर्म को बिल्कुल नापसंद करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ईसाई धर्म पूरे मध्य एशिया में फैले। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में हमेशा से संघर्ष चलता रहा। ये लगातार रस्साकशी बनी रही। कभी ये जीतते थे तो वो हारते थे, कभी कुछ राज्यों पर वो कब्जा कर लेते थे, ये जीतते थे, ये चलता रहा। लेकिन मूलतः जो यूरोप का प्रवेश द्वार, यानी कि जो इस्तांबुल है, राइट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस्तांबुल पर मूलतः ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का ही अधिकार था। और ये जो क्षेत्र था, ये जो साम्राज्य था, ये बैजेंटाइन साम्राज्य के रूप से जाना जाता था। बैजेंटाइन साम्राज्य पूरे तुर्की में, आधी तुर्की में इस्तांबुल होते हुए ये पूरे हिस्से में फैला हुआ था। जो लाल हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये पूरे हिस्से में बैजेंटाइन साम्राज्य था, और ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। इसलिए ये जो तुर्की की मंडी थी, ये जो इस्तांबुल था, इस पर मूलतः ईसाई लोगों का ही प्रभुत्व था। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलता है, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, और इस रस्साकशी के कारण बहुत कुछ बदलने वाला था। इतिहास में सब कुछ उलट पलट होने वाली थी। इसलिए बैजेंटाइन साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने 20 मई 1453, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि से पूरी दुनिया में और भारत का इतिहास बदल जाने वाला था। 20 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने इस्तांबुल पर कब्जा जमा लिया, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर उनका शासन हो गया, और वो इस किले पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गए। इस मंडी पर उनका अधिकार हो गया। अब ये मंडी इस्लामिक राष्ट्र के लोगों, इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का अधिकार क्षेत्र था, जबकि ईसाई धर्म को मानने वाले यूरोपीय वासी पीछे खिसक चुके थे। और अब चिकन नेक, यानी कि गर्दन, इस्लामिक शक्तियों के हाथ में थी, अरबी शक्तियों के हाथ में थी। अरबवासी बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि हमको ये गर्दन पकड़ने को मिल जाए, ताकि आगे चल के होने वाले हर व्यापार पर हम अपना सिक्का जमा सकें और यूरोप को घुटनों पर ला सकें। और अगर यूरोप घुटनों पर आता है तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी घुटनों पर आते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक विजय का प्रतीक हो जाएगा। इस काम में उन्हें 20 मई 1453 को सफलता मिली। बैजेंटाइन साम्राज्य से उन्होंने इस्तांबुल को छीन लिया, और यहीं से भारत का इतिहास भी बदल जाने वाला है। क्या होता है? क्रिश्चियन और मुस्लिम शासकों के बीच में द्वंद्व, यानी कि क्रिश्चियन और मुस्लिम शासक एक दूसरे से लड़े, और लड़ने के बाद उसकी परिणति यह हुई कि कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, या कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। अब जब कब्जा हो गया तो क्या हुआ? जब कब्जा हो गया तो अब तो भाई साहब हम वही करेंगे, वही चीजें आपको जाने देंगे जो हमारी मर्जी। आप वही चीजें खरीद सकेंगे जिसको हम आपको खरीदने की इजाजत देंगे। तो सिल्क रूट पर पूरी तरीके से अरब वासियों का कब्जा हो गया। वहां उन्होंने गर्दन पकड़ रखी है, और पीछे का सारा रूट का सामान उन्हीं के पास अब आने वाला है। उन्होंने क्या कहा? साहब ऐसा है कि अब हम आपको कुछ नहीं देंगे, अब हम आपको कुछ नहीं देंगे। ना आपको कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे सिल्क के, ना तो आप सूती कपड़े पहन पाएंगे, क्योंकि हम तो आने नहीं देंगे, हम तो उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, हमने तो मार्ग ही बंद कर रखा है। ना ही हम आपकी थाली के भोजन में मसालों का स्वाद आने देंगे, मसालों का स्वाद भी छीन लेंगे। अब आप कुछ भी कर लीजिए,
चाहे जो कुछ कर लीजिए, अब आपको हमारी मनमानी शर्तें माननी पड़ेंगी। जिस दाम पर हम सामान चाहेंगे उस दाम पर आपको सामान खरीदना होगा, और जितना सामान हमारी मर्जी होगी हम आपको देंगे, नहीं तो बाकी का सामान आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन शर्तों के कारण यूरोप में वस्तुओं की भारी किल्लत आन पड़ी। बहुत भारी दामों पर मसाले उपलब्ध थे, बहुत अमीर लोग ही मसाले अफोर्ड कर सकते थे, उनका इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत ही अमीर लोग सिल्क के कपड़े पहन सकते थे और बहुत ही अमीर लोग कॉटन के कपड़े पहन सकते थे। तो एक तरह का अगर मोटा मोटा देखें तो यूरोप पूरी तरीके से, यूरोप की इकोनॉमी, यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट चुकी थी। और ये बात कतई यूरोप वासियों को हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार अरब वासियों के कारण हमारा पूरा यूरोप पूरे व्यापार से वंचित होता चला जा रहा है। यूरोप की कमर टूटनी शुरू हुई, और इस कमर टूटने के कारण जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, जो सबसे बड़ा समस्या पैदा हुई, वो समस्या पैदा हुई रोम के सामने, वो समस्या पैदा हुई पोप के सामने। तो पोप ने कहा कि ठीक है, अगर धरती से हम नहीं जा सकते तो हम समंदर के मार्ग से दुनिया के सबसे अमीर देश भारत जाएंगे और वहां अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे, वहां से अपना व्यापार शुरू करेंगे। और इसके लिए उन्होंने उस समय की नौसेना शक्तियां माने जाने वाले दो देशों को यह काम सौंपा। एक देश था स्पेन और दूसरा देश था पुर्तगाल। ठीक है, तो वास्तव में यात्रा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं स्पेन वासी, स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने खूब सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस अक्सर आपको सुनाई पड़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस को यह जिम्मेदारी मिली कि आप जाइए और जाकर जरा समुद्री मार्ग ढूंढिए जहां से हम भारत पहुंच सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम जाएंगे समंदर से के रास्ते से भारत का मार्ग खोजेंगे। लेकिन उस समय तक बहुत अच्छे नक्शे तो हुआ नहीं करते थे, ना उस समय तक इतनी ज्यादा नेविगेशन सिस्टम डेवलप हुआ करते थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब मार्ग पलट गए, भूल गए। वो जा रहे थे भारत और पहुंच गए उसके उलट अमेरिका। और जब वो उसके पत्तनों पर यानी कि उसके बंदरगाह पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि पंख लगाए हुए और नंगे बदन लाल लाल लोग हाथ में भाले लिए हुए उनका तीर कमानों से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की तो बुद्धि खराब हो गई। इतना सारा सोच कर गए थे कि भारत एक ऐसा देश होगा, इतना पैसा होगा, ऐसे लोग रहते होंगे, इतनी शानो शौकत होगी, और कहाँ भूखे नंगों के बीच में फंस गए। क्रिस्टोफर कोलंबस से उनकी लड़ाई भी हुई, और उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार चूंकि उनको समझा था कि ये भारतीय हैं तो उन्होंने उन्हें इंडियंस कहा। इसीलिए अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें हम रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो रेड इंडियंस थे, लाल रंग के थे। आप चित्र में अगर देखेंगे तो देखिए कोलंबस रेड इंडियंस के साथ झगड़ा लड़ाई में व्यस्त हैं, और रेड इंडियंस इतने भूखे नंगे हैं, इनको देखकर कोलंबस का तो दिल ही टूट गया। कोलंबस की आत्मा रो उठी कि हम इतना मेहनत करके आए थे पैसा और मंडी ढूंढने के लिए, और यहां पर से तो सब कुछ गायब हो गया। लेकिन कोलंबस का प्रयास अंतिम प्रयास नहीं था। हमने बोला ना, दो लोगों को, दो देशों को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो भारत तक जाने के लिए एक मार्ग ढूंढे। तो अब दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा राष्ट्र जो है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी इस रेस में शामिल था। पुर्तगाल के राजा इमैनुअल ने कहा अपने सारे साम्राज्य के प्रमुख नाविकों से कहा कि आपको भारत तक जाने का, वहां तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना है ताकि हमारी व्यापारिक गतिविधियां शुरू हों। और चूंकि रोम के पोप ने कहा था तो आप अपने धर्म का प्रचार भी करिए भारत जाकर, तो इसके लिए आप समुद्र का मार्ग ढूंढिए। पुर्तगाली राजकुमार, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। यह व्यक्ति ना इसी की वजह से कहीं ना कहीं यूरोप से भारत का संपर्क दोबारा जुड़ पाया। हेनरी द नेविगेटर ने बहुत कोशिश की, उसने पूरी जिंदगी ही लगा दी कमोबेश भारत का रास्ता ढूंढने के लिए। तो उसने नक्शे बनवाए, उसने अलग अलग तरीके से कैसे पहुंचा जा सकता है, नेविगेशन कैसे किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक लगाई जा सकती है, ये सारा काम हेनरी द नेविगेटर ने अपने हाथ में ले लिया। और इसके मामले में उसने बेतहाशा प्रगति की, उसने पूरी जिंदगी इसके लिए लगा दी। तो एक पुर्तगाली नाविक को उसने आगे किया और भेजा। उसने बोला बार्थोलोम्यू डियाज, ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये कई बार ये नाम
परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस बात को, इस नाम को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये पहला व्यक्ति था जो कि पुर्तगाल से चला और वो कहां तक पहुंचा? वो पहुंचा यहां तक, यानी कि इसे हम बोलेंगे केप ऑफ गुड होप, होप या उत्तरमाशा। ये लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वहां से निकलता है। ये इसने एक नया रास्ता, इसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि धरती के बगल बगल चलते हैं, पास पास से चलते हैं, तो अंदाजा लगता रहेगा कि पृथ्वी कहां तक है। तो ये वहां से लिस्बन से चलता है और लिस्बन से चल के ये होते हुए ये यहां तक आ जाता है। ये यहां पर आने के बाद इसको आगे सिर्फ समंदर दिखता है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे अब कहां जाए, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहां धरती इधर समाप्त हो चुकी है, धरती तो हमारी बाईं तरफ है, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो सिर्फ अनंत अनंत समंदर है। तो ये व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आधा रास्ता तय करने में मदद करता है। ये नक्शे बनवाता है, ठीक है, ये वापस लौट के यहां से चला जाता है, ये यहां से वापस लौट जाएगा, ये यहां से वापस लौट जाएगा लिस्बन, और ये जाकर वहां बताएगा कि साहब मैं एक ऐसे द्वीप में गया हूं जहां बहुत सारा तूफान आता है, तूफानी द्वीप भी से कहते हैं, ठीक है, तूफानी द्वीप पहुंचता हूं और उसके आगे समंदर में कुछ दिखाई नहीं पड़ा, मैं वहां से वापस आ गया, बड़ा स्टॉर्मी था, बड़ा तूफानी था, और इस जगह को उत्तर माशांतरीप के नाम से जाना गया। इसको केप ऑफ गुड होप, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं एक होप मिली, यहां से कहीं ना कहीं एक आशा बंधी यूरोपियंस को कि नहीं साहब कहीं ना कहीं तो रास्ता होना ही चाहिए। उसने उत्तर माशा को तूफानी अंतरीप भी कहा। अब यहां पर देखिए 2-3-4 चीजें अपने जहन में बिठा लीजिए। पहला तो उत्तर माशा को तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में उत्तर माशा अंतरीप की खोज की, ठीक है। और तीसरा, हेनरी द नेविगेटर को भारत की यात्रा, देखो खोज शब्द थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे कहने में, क्योंकि भारत तो पहले से था, खोजा तो उसे जाता है जो कि कहीं खो गया हो। भारत तो उस समय एक शक्ति बना हुआ बैठा था, ठीक है। ये सारे दुनिया के लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं, यूरोपीय शक्तियां भारत आने का प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि भारत उस समय व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से भारत से संपर्क बनाए और अपने व्यापार और अपने देशों को जो ये आर्थिक रूप से टूट गए हैं उससे बाहर निकालें, ठीक है। तो ये 3-4 सवाल बन जाते हैं यहां से 3-4 सवाल आपके बन जाते हैं। हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता है। उसने प्रयास किया कि रास्ते और नक्शों के माध्यम से वो भारत तक का एक मानचित्र तैयार करे, और वहां तक जाने के लिए उसने हर एक नाविक को प्रमोट किया। बार्थोलोम्यू डियाज पहला व्यक्ति था जो 1487 में चलता है लिस्बन से, और वो यात्रा करते हुए अंततोगत्वा कहीं ना कहीं अफ्रीका के इस कोने तक पहुंच जाता है, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। इस केप ऑफ गुड होप में पहुंचने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि आगे समंदर है, और वो वहां से रास्ता समझ नहीं पाता, और चूंकि वो तूफानी इलाका था, बहुत ज्यादा तूफान था, उसे समझ में आता कि शायद इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे। वो यहीं से लौट जाता है, राइट। अब कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा वास्तव में साइन एक जगह है पुर्तगाल में, वहाँ के एक नाइट थे, उनका बेटा था। तो वास्तविक जिम्मेदारी जो ढूंढने की, भारत तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने की जो वास्तविक जिम्मेदारी थी उसके पिता को मिली, लेकिन पिताजी उतना सक्षम नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, बढ़ नहीं पाए। तो वास्को डी गामा ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और हेनरी द नेविगेटर को बोला कि साहब मैं छोटे बड़े अभियानों में बड़ी सफलतापूर्वक चीज़ें करता रहा हूँ, आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं भारत पहुँचकर आपको दिखाऊँगा। हेनरी द नेविगेटर ने कहा गुड लक, चलिए जाइए, भारत का रास्ता खोजिए। तो 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा लिस्बन से, लिस्बन यानी कि पुर्तगाल की राजधानी, यहां से अपनी यात्रा शुरू करता है, यहां से वो चलना शुरू करता है।
और इस बार उसने, चूंकि उसके पास पहले से जानकारी थी, देखिए बार्थोलोम्यू डियाज ने ये इतना नक्शा बना दिया था कि भाई साहब आप केप ऑफ गुड होप तक आराम से पहुंच जाए, तो उसने बार्थोलोम्यू डियाज के नक्शे को फॉलो किया। उसने जब यात्रा शुरू की तो उसके साथ 4 जहाज थे और 170 साथी थे। इतनी बड़ी टीम को लेकर वो यात्रा पर निकल पड़ा। वो यहां से चलता है, क्योंकि इससे पहले तो वो लिस्बन से निकलता है और अफ्रीका के किनारे किनारे, आप देख रहे हैं ना, अफ्रीका के किनारे किनारे वो नटाल पहुंचता है। यहां पर वो डेरा डालता है। उसने ही नटाल का नाम नटाल दिया था। बाद में गांधी जी की वजह से ये जो हिस्सा है ये बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। नटाल में आश्रम बनाया गांधी जी ने, ठीक है। और यहां से वो फिर छोड़ता नहीं है, वो इस जमीन को नहीं छोड़ता है, वो इस जमीन के बगल बगल चलता हुआ पहुंच जाता है आखिरकार मालिंदी, मोम्बासा के पास मालिंदी पहुंच जाता है। अब यहां पहुंचने के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। जब वो मालिंदी पहुंचता है तो वहां पर उसे मिलता है एक व्यापारी, गुजराती व्यापारी, जिसका नाम अब्दुल माजिद था। अब्दुल माजिद वहां पर व्यापार करने की नीयत से हिंदुस्तान से वहां पहुंचे हुए थे। भाई साहब की मुलाकात हो जाती है वास्को डिगामा से, और वास्को डिगामा को बताते हैं कि भाई साहब हम तो हिंदुस्तान से। अब वास्को डिगामा की आंखें तो फैल गई, उसको तो एक आदमी चाहिए था जो उसको पहुंचा सके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तक। उसने अब्दुल भाई साहब से नेगोशिएशन किया, उनके साथ वार्तालाप किया, उनके साथ सौदेबाजी की और उनसे बोला कि साहब आप किसी भी तरीके से हमको ले चलिए, लेकिन हमें भारत पहुंचा दीजिए। अब अब्दुल माजिद भाई साहब की जो नौकाएं थी वो आगे थी और वास्को डिगामा उनको फॉलो कर रहा था। और वो ये फॉलो करते करते मालिंदी से आखिरकार कालीकट पहुंच जाता है। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट के तट पर पहुंच जाता है। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पर कुछ जगह पर 20 मई लिखा गया और कुछ लोगों ने इसे 17 मई भी लिखा है। कई जगह पर यह 20 मई के हिसाब से पढ़ा जाता है और कई बार इसे 17 मई भी कहा गया है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि 20 या 17 मई जो भी आपको मिल जाएगा, उसी दिन वास्को डिगामा 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और यहां उसकी मुलाकात होगी वहां के वर्तमान राजा, जिसे हम जमोरिन के नाम से जानते हैं। जमोरिन उस समय एक पदवी हुआ करती थी और राजा को वहां पर जमोरिन कहा जाता था, राइट। अब थोड़ा सा मैं एक कहानी सुना दूं यहां पे, बड़ा मजेदार कहानी है, हालांकि उसका बहुत ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाना बनता है। जब वास्को डिगामा उतरता है कालीकट के तट पर और वो सुनता है कि जमोरिन यहाँ के राजा हैं, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा लगता है उसे कि ये ईसाई राजा है, ठीक है, और ये मेरी मदद करेगा। उसके दिमाग में आता है ये एक ईसाई राजा है और ये कहीं ना कहीं मेरी मदद करने वाले हैं, राइट। वो राजा से मिलने के लिए चल जाता है और वो जमोरिन से मिलने के लिए अपने साथ कुछ पुर्तगाल से भेंट लाया था, उसको लेकर पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है यार इस भेंट की तो यहाँ कोई कीमत ही नहीं। भारत तो बहुत समृद्ध था, बहुत सारा। आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं, आंकड़ा सुनना बड़ा आनंददायक रहेगा। पहली शताब्दी में, राइट, भारत की जीडीपी, राइट, कितनी थी? लगभग 32-35%, यानी कि दुनिया की 1/3 दौलत कहां थी? अपने भारत में। भारत दुनिया में 1/3 दौलत का मालिक था। हम ऐसे नहीं से सोने की चिड़िया कहते, सोने की चिड़िया था भारत। इसी वजह से तो यूरोपी भागे कि किसी भी तरीके से भारत पहुंचो, राइट। और इसीलिए शायद यही कारण था कि भारत कई बार लुटा। हाँ, तो भाई साहब जमोरिन से मिलने के लिए वो जो अपने साथ भेंट लाया था, वो भेंट जब उसने जमोरिन के सामने रखी तो जमोरिन उससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसे लगा कि उसका अपमान किया गया। इतनी तुच्छ भेंट, उसे इतने बड़े राजा को इतनी तुच्छ भेंट आप कैसे दे सकते हैं? और वो कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक सद्भावना थी, एक सहानुभूति थी कि एक व्यक्ति यूरोप से चला है और समंदर के मार्ग से होते हुए, जमीन के मार्ग से तो बहुत पुराने संबंध थे, जमीन के मार्ग से तो बहुत दिन से व्यापार हो रहा है, लेकिन एक आदमी समंदर पार करके इतनी बड़ी यात्रा करके उसके दरबार पहुंचा है, तो वो कहीं ना कहीं खुश होता है और वो बोलता है ठीक है, आपको अनुमति है व्यापार करने की, आप यहां से चीजें ले जा सकते हैं, आप अपना व्यापार यहां से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अरबी व्यापारी वहां पहले से मौजूद थे
और वो लगातार व्यापार कर रहे थे, उनके जमोरिन के साथ बड़े ही मधुर संबंध थे। उन्होंने जब देखा, अच्छा भाई साहब उधर तुमको रोका, तुम घूम टहल के इधर से आ जाओगे, आ जाओ भला। उन्होंने जमोरिन के कान फूंक भर दिए। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जमोरिन को कि देखिए महाराजा, आप जैसा महाराजा, ये भेंट क्या अपमानजनक है। ये धीरे धीरे जमोरिन को समझ में आने लगा कि हाँ यार, ये बात तो सही है, इसको तो भेंट लेकर आना चाहिए था, मेरे दरबार में आया था, मेरी इज्जत रखनी चाहिए थी। इतना अरबी देखो, हीरे जवाहरात लाते हैं, और ये कुछ उल्टी सीधी सी भेंट लेकर आया है। ये आदमी ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये कुछ चोर उचक्का टाइप का आदमी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जमोरिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया अरबी व्यापारियों ने कि आप अब आ गए हैं यहां, तो हमको अतिरिक्त टैक्स दीजिए, एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए, राजा को भी पैसे दीजिए और हमको भी पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपको यहां से व्यापार करने नहीं देंगे। और इस बात को लेकर जमोरिन का झगड़ा हो जाता है किसके साथ? वास्को डिगामा के साथ। अब वास्को डिगामा के कुछ सैनिकों को अरबी जहाज, अरबवासी अपने जहाज पे घसीट ले जाते हैं, उनको पकड़ ले जाते हैं। लेकिन उसके उलट कुछ लोग जो वास्को डिगामा के जहाज पर उसका माल देखने आए थे, उनको वास्को डिगामा कैप्चर कर लेता है, उनका अपहरण कर लेता है। और वो शर्त रखता है, वास्को डिगामा शर्त रखता है कि आप पहले हमारे लोगों को छोड़िए, जब आप हमारे लोगों को छोड़ देंगे तब ही हम आपके लोगों को जाने देंगे। और इस नेगोशिएशन का परिणाम ये निकलता है कि वास्को डिगामा को यहां से मसाले, जड़ी बूटी आदि ले जाने की अनुमति मिल जाती है, एक, यानी कि अब वो व्यापार कर सकता है। नंबर 2, उसे एक प्रशस्ति पत्र मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि वास्को डिगामा यहां आया था ताकि वो जाकर अपने राजा को दिखा सके कि हम वास्तव में भारत पहुंचे थे और वहां से हम ये सारा सामान लेकर आए हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इसके लिए उसको दूसरी चीज जो मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिल जाता है, और साथ में सामान खरीद कर ले जाने की अनुमति भी मिल जाती है। इस तरीके से वास्को डिगामा अपनी चतुराई और अपनी वीरता के कारण उसने अरबी व्यापारियों को यहां पर झटका दिया। वो अपने साथ खूब सारा माल भरता है, वो अपने साथ जितना सामान उसके यहां वो लेकर आया था अपने जहाजों पर, उसको उठाकर फेंक देता है समंदर के किनारे, और सिर्फ मसाले और बाकी अन्य चीजें जैसे रेशम और कॉटन को भरता है अपने जहाज पर, और उसे लेकर वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके पास जो जहाज बचा होता है, उसका जो अच्छा जहाज होता है, उसका नाम होता है हेक्टर। तो वास्को डिगामा हेक्टर नाम के जहाज से वापस लौटने लगता है। और वो अपने जहाज पर क्या लेकर जा रहा है? वो अपने जहाज पर लेकर जा रहा है मसाले, जिनमें प्रमुख मसाला कौन सा है? काली मिर्च। उस समय तक काली मिर्च का यूरोप में जलवा था। काली मिर्च स्वाद के लिए बहुत आवश्यक इंग्रेडिएंट थी सारे ही पकवानों में। तो वास्को डिगामा हेक्टर से अपने जहाज हेक्टर पर खूब सारी काली मिर्च, खूब सारे मसाले, थोड़ी सी रेशम और थोड़ा सा कॉटन लेकर वापस लौटते हैं। राइट, जब वापस लौटते हैं, यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, बड़ा ही अजीब सा फैक्ट है। वास्को डिगामा कितने लोगों को लेकर चला था? 170। लेकिन जब वो वापस लिस्बन पहुंचता है तो उसके पास जो लोग थे उनमें से 161 लोग मर चुके होते हैं। यानी कितने लोग बचे? वास्को डिगामा पहुंचता तो सिर्फ 9 लोग उसके साथ थे, बाकी के जहाज डूब चुके थे, बाकी के लोग बीमारियों से, झगड़ों में, लड़ाइयों में वो खत्म हो चुके थे। एक तरीके से देखिए, एक बहुत बड़ा लॉस। जहाज डूबे, सैनिक मरे, साथी मरे, और सबका मुआवजा भी देना है। यानी कि जहाज गए तो उसको आपको कहीं ना कहीं उसका मुआवजा देना पड़ेगा, वो आपका घाटा हुआ। जो लोग मरे उनके परिवारों को आपको देखना होगा, उनको पैसे देने होंगे, वो आपका एक घाटा हुआ, वो आपका एक व्यय हुआ, वो यात्रा व्यय हुआ। और इस आने जाने में बाकी के जो खर्चे हुए, वो ये सब भी जब मिला दिया और सारा कुछ निकाल दिया तो उसको 60 गुना का मुनाफा हुआ। यानी कि 60 टाइम्स। उसने अगर मार्ग में 1 रुपए यात्रा व्यय में लगाया तो उसकी बचत क्या हुई? 60 रुपए उसको बचत के बने। हंगामा हो गया, यूरोप में हंगामा हो गया। लोगों की उम्मीद से, लोगों की सोच से परे था, क्योंकि अभी तक वो कुस्तुनतुनिया से होता हुआ जो ओल्ड सिल्क रूट था उससे व्यापार कर रहे थे, जो वाकई में बहुत महंगा था। बहुत सारे देशों से गुजरते थे आप,
बहुत सारे कबीलों के बीच से गुजरते थे आपको सबको खुश करना था, सबको कर देने थे, सबको टैक्स देने थे। तो इस तरीके से जब सामान यूरोप पहुंचता था तो वो बहुत महंगा हो जाता था और उस पे आइसिंग ऑन द केक यानी कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किसका हो गया? ऑटोमन का। ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, सुल्तान मोहम्मद सेकंड साहब ने कब्जा कर लिया और उन्होंने कहा कि भैया माल तो हम उसी दाम पर बेचेंगे जिस दाम पर हमको बेचना है, आपकी जरूरत हो तो आप खरीदिए, मरता ना। क्या करता? यूरोपवासी महंगे दामों पर भी सामान खरीद रहे थे। अब उनको एक नया रास्ता मिला, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा समुद्री मार्ग जिससे होकर जाने में उन्हें 1 रुपए का 60 रुपए बन रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। पुर्तगाल सरकार पूरी तरीके से हरी भरी हो गई। यह समुद्री मार्ग, वास्को डी गामा की खोज बाद में भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। यूरोपीय शक्तियां भारत आती हैं व्यापार के लिए, धर्म प्रचार में जुट जाती हैं और अंततोगत्वा वो भारत पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। वास्तव में जब हम बात करते हैं यूरोपीय शक्तियों की या चर्च की या रोम की, तो वहां पर हम आपको बता रहे हैं यहां एक 3G कॉन्सेप्ट है। 3G कॉन्सेप्ट 3G कॉन्सेप्ट में जो पहला हिस्सा है वो है गॉड, दूसरा है गोल्ड और तीसरा है ग्लोरी। यानी कि जब पोप ने अधिकार पत्र दिए तो उसके पीछे ये 3 उद्देश्य थे। यानी कि जाइए, गॉड का प्रचार करिए, समुद्री मार्ग ढूंढिए, भारत तक जाइए, अलग अलग द्वीपों पर रुकिए, अलग अलग देशों में रुकिए और जहां भी जाइए वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार करिए, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाइए और लोगों को प्रेरित करिए कि वो ईसाई बन जाएं। दूसरा, जाइए पैसा कमाइए, गोल्ड यानी कि धन कमाइए। धन कमाएंगे तो आप अपने आप ताकतवर हो जाएंगे। और तीसरा, ग्लोरी, साम्राज्य स्थापित करिए, जाइए प्रशंसा प्राप्त करिए और ग्लोरीफाई होइए, प्रसिद्ध बनिए, ताकतवर बनिए, पैसे वाले बनिए, धर्म का प्रचार करिए। यही सारे उद्देश्य थे यूरोपीय शक्तियों के जब वो भारत आई। यानी कि ये 3G कॉन्सेप्ट है। 3G मोबाइल वाला नहीं है। क्या है ये? गॉड, धर्म का प्रचार करिए, गोल्ड, व्यापार करिए, पैसे कमाइए और ग्लोरी, साम्राज्य स्थापित करिए। ये 3 तरीके से, ये 3 उद्देश्य लेकर आप सभी जाइए और भारत पहुंचिए। और इन्हीं 3 उद्देश्यों की वजह से भारत गुलाम हुआ। कहीं ना कहीं हम यूरोपीय शक्तियों के आगे नतमस्तक हुए। तो देखिए इतिहास कितनी मनोरंजक चीज है। शुरुआत जो घटनाएं होती हैं वो घटना कहाँ, बहुत दूर कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक घटनाक्रम होता है। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हो जाता है इस्लामिक शक्तियों का। उसका परिणाम देखिए कहाँ निकलता है। परिणाम निकलता है यूरोपवासी संकट में पड़ जाते हैं, उनके पास आर्थिक और राशन का संकट उत्पन्न हो जाता है। जब मरता ना क्या करता, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वो रास्ता ढूंढते हैं तो पुर्तगाल का वास्को डी गामा वहां जुलाई से यात्रा शुरू करता है और आकर कहां खड़ा होता है? भारत, कालीकट। सारे संपर्कों को बनाते हुए वो यहां आता है और जब वो लौट कर जाता है तो क्या करता है? जब वो लौट कर जाता है तो अपनी कुल कमाई हुई कीमत का 60 गुना, 60 टाइम्स कुल खर्चे को निकालने के बाद यात्रा व्यय का 60 गुना कमाता है, जिसके कारण पूरे यूरोप में एक तरीके का हड़कंप हो जाता है और अब सबको भारत पहुंचना है। सबके दिमाग में भारत छा गया। खासकर पुर्तगाल को भारत में आने का पूरा लाभ मिल रहा था और उन्होंने सोच लिया था कि हमको भारत के साथ अब अपने व्यापारिक रिश्ते परमानेंट, स्थायी बनाने हैं। और इसी क्रम में आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे पुर्तगाली लोग अपने वायसराय बनाते हैं और कैसे पुर्तगालियों के बाद डच के बाद ब्रिटिश और ब्रिटिश के बाद फ्रेंच भारत आते हैं और कैसे वो अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित करते हैं और कैसे धीरे धीरे भारतीय राजघरानों के बीच की आपसी लड़ाई झगड़ों का इस्तेमाल करते हुए अपना विस्तार करते हैं और कैसे वो धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।
यहीं से शुरू होता है इतिहास का वो पहला अध्याय जो कि अंत तक भारत का पीछा नहीं छोड़ता। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद ही हमें इनसे मुक्ति मिलती है। एक घटना और उस घटना का परिणाम। ठीक है, तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, आने वाले एपिसोड्स में मैं आपसे बात करने वाला हूं कौन कौन सी विदेशी शक्तियां भारत आईं, उन्होंने किस प्रकार अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई और उन कोठियों से किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। एक एक चैप्टर को क्लोज करेंगे, उनमें आने वाले ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग से रिकॉर्डिंग्स करेंगे और हम आपको वो सब कुछ देंगे जो एक प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। कंपटीशन काका पर विजय प्रताप सिंह आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।